हाँ जी बच्चा, लेबर चैप्टर हमारे पास चल रहा है। हम सीखने वाले हैं कि कॉस्ट शीट में लेबर कॉस्ट पहुंचती है तो कैसे पहुंचती है। दैट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग दिस चैप्टर, ये पता करना हाउ लेबर कॉस्ट इज कंप्यूटेड। अच्छा, कल मैंने आपको अपना कुछ एक्सपीरियंस बताया था पीडब्ल्यूसी में एंट्री एंड एग्जिट का। बस वो एंट्री एंड एग्जिट का ही बताया। ड्यूरिंग माय ड्यूरेशन देयर क्या क्या चीजें होती थी उसके बारे में कल बात नहीं कर पाए थे, आज बताते हैं जी। पीडब्ल्यूसी प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है जी, अच्छी खासी वेल मैनेज्ड रन फर्म है। आपने नोटिस किया होगा कि आपके आसपास जितने भी स्पेशली थोड़ा सा एमएनसीज में काम करने वाले लोग हैं, उनके गले में एक फंदा लटका होता है, आई कार्ड। आज की डेट में तो वैसे बायोमेट्रिक एंट्री वाला हिसाब किताब चल पड़ा है, बट कई लोगों के जो आई कार्ड होते हैं, आई कार्ड के जस्ट पीछे एक और कार्ड होता है जिसमें एक चिप लगी होती है, उसको हम बोलते थे एक्सेस कार्ड। उस टाइम पर एक्सेस कार्ड का यही रोल होता था कि आपकी ऑफिस में एंट्री एंड एग्जिट होगी तो इसके बेसिस पर होगी। ये आपको डोर के बाहर ही एक मशीन लगी होती थी, उस पर पंच करना होता था, तभी आपका डोर खुल पाता था। इनफैक्ट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस याद करूं, एक लिफ्ट लॉबी होती थी जिसमें तकरीबन 20 लिफ्टें थी। वो 20 लिफ्ट से हर टाइम कोई ना कोई निकल रहा है और ऑफिस के गेट के बाहर लाइन लग रही है लंबी सी, क्योंकि रूल था एक एक्सेस कार्ड पर एक ही एंट्री है, ऑब्वियस सी बात है। और जब छुट्टी का टाइम होता था, हमारा छुट्टी का टाइम था 4:30 बजे, 4:30 बजे ऑफिस के अंदर लाइन लग रही है गेट के पर कि अंदर से आप पंच करो, फिर दरवाजा खुलेगा, एक जना बाहर निकलेगा जिसने पंच किया, फिर दरवाजा बंद होगा और फिर दूसरा इंसान पंच कर पाएगा। ऐसा नहीं, सिक्योरिटी गार्ड इस चीज के लिए खड़ा होता था कि एक पर चार चार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं जी। इतना ये चीज को लेकर इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि जहां पर मैं काम करती थी वो था 18th फ्लोर, और 17th फ्लोर पर आईटी डिपार्टमेंट बैठा करता था। कभी कोई लैपटॉप वगैरह में इशू आ गया, आईटी डेस्क को फोन किया, वो कहते हाँ नीचे आ जाओ। इमेजिन, मुझे सिर्फ एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स नीचे जाना है। पहले तो वो भारी भरकम सा लैपटॉप उठाकर लेकर जाओ, एक्सेस कार्ड डेस्क पे ही भूल के, सिक्योरिटी गार्ड जाने ना दे। तो फिर कहता वापस जाओ अपना एक्सेस कार्ड लेकर आओ। मतलब इतना ज्यादा हेक्टिक था इस चीज को लेके। सोचो क्यों हेक्टिक रहते होंगे, तो मतलब क्यों इतना पीछे पड़ते होंगे एक्सेस कार्ड के यूसेज को लेके, क्यों इन जनरल। थर्ड पर्सन ना आ जाए, ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस है। ऑल्सो टू मेक श्योर कि एम्प्लॉय प्रॉपर अपना टाइम ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हम लोग थे, साइबर सिटी थी, नीचे बड़े से बड़े चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स थे, मैकडोनल्ड्स वगैरह तो था ही, बाकी रेस्टोरेंट्स भी थे, कैफेज भी थे। हाँ जी, बच्चा आर्टिकल है, छोटा बच्चा है, लंच ब्रेक पे गया है, 1 घंटे का बोल के 4 घंटे तो नहीं लगा के आ रहा। रिकॉर्ड रहता है यार उसकी एंट्री और एग्जिट कब कब है। ठीक है जी। एक और चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे। उस चीज को बोला जाता था उस वक्त टाइम शीट। आज की डेट में भी हर जगह हर कॉर्पोरेट एंटिटी में इसका नाम टाइम शीट चल रहा है। टाइम शीट मतलब मंडे टू फ्राइडे का पूरा पूरा हिसाब किताब देना, कौन से क्लाइंट का क्या काम किया है, कितने घंटे काम किया है। वो क्लाइंट कोड जनरेट करवाते थे। फॉर एग्जांपल क्लाइंट एबीसी की थी टास्क 001, एक ही क्लाइंट के अलग अलग हमको टास्क मिल सकते हैं। उसी क्लाइंट का हमको एक रिटर्न भी फाइल करनी है, उसी क्लाइंट के हो सकता है हमको कोई पुराने केसेस खुले हुए हैं, स्क्रूटनी केसेस वगैरह खुले हुए हैं। तो प्रॉपर हर क्लाइंट का हर एक जॉब कोड हमारा स्टार्टेड होता था, तो प्रॉपर हम जॉब कोड बताते थे। एबीसी क्लाइंट का 001 में मैंने मंडे को 4 घंटे लगाए, ऐसे मंडे को बाकी के कुछ घंटे लगाए मैंने किसी और क्लाइंट के किसी और जॉब कोड में। ठीक है जी। प्रॉपर लेखा जोखा मांगते थे। और इतने ज्यादा पर्टिकुलर होते थे इस चीज को लेकर कि फ्राइडे को पोस्ट लंच हमारे पास फोन आने शुरू हो जाते थे, आपकी इस वीक की टाइमशीट नहीं भरी है। फ्राइडे को नहीं भरते थे तो अगले मंडे फोन आने शुरू हो जाते थे कि पिछले वीक की टाइमशीट कहाँ है, जल्दी जल्दी भरो। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते थे। तो एक बार की बात है, फ्राइडे को लगभग छुट्टी होने से पहले 15 मिनट पहले, ऑफ सीजन में तो हमारी छुट्टी हो जाया करती थी 4:30 बजे, तो मैं देख रही थी कि मेरी ही एक सीनियर है जिनके साथ मैं ज्यादा काम करती थी। वो रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, हर नेम वाज सोनल। वेरी जेमो वेरी गुड पर्सन, मतलब उसको मैं आज भी याद करती हूँ। बट मैं देख रही थी कि वो पर्टिकुलर फ्राइडे को टाइम शीट लेकर बैठी है और वो घूर रही है। उसके डेस्क और उसके चेयर में बहुत अच्छा खासा फासला है, वो दूर बैठ के बस अपनी टाइम शीट को घूर रही है, ब्लैंक टाइम शीट। तो मैं उसके पास गई और मैंने बोला कि सोनल, इस हफ्ते मेजरली मैंने आपके साथ ही काम किया है, मुझे तो याद है हमने किस क्लाइंट पे कैसे कैसे काम किया है, अभी बैठ के दोनों इकट्ठे बैठ के अपनी भर लेते हैं। तो कहती है कि नहीं यार, थोड़ा ना सोच समझ के भरना पड़ता है, कॉस्टिंग में फर्क आता है अदरवाइज।
तो मैंने पहली बार ये सुना था कि कॉस्टिंग में फर्क आता है टाइमशीट भरने की वजह से। मैंने कहा सोनल, मैंने भी ना भरी नहीं है अपनी, मेरे को बता दो कैसे कैसे भरनी है, नहीं तो मेरी वजह से भी कॉस्टिंग में फर्क ना आ जाए। बी वाइल फॉर दिस होल कॉन्वर्सेशन वो अभी स्क्रीन में ही अपने घूर रही थी और बस मुझसे बिना देखे मुझसे ही बात कर रही थी। तो मैंने बोला कि मुझे भी बता दो, नहीं तो मेरी मेरी तरफ से कोई कॉस्टिंग में फर्क ना आ जाए। दैट वॉज द मोमेंट शी एक्चुअली, उसने अपनी गर्दन उठाई और मेरी तरफ देख के बोला, अरे तुम लोग आर्टिकल लोग हो यार, सस्ते लोग हो, कुछ भी भर। वो सर्दियों का टाइम था, काम करते हुए लगभग 5-6 महीने हो चुके थे। थोड़ा सूट बूट पहना हुआ था, बड़ी प्रोफेशनल फील आ रही थी। वो फील उसने उसी टाइम खत्म की। और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जो जागी थी कि यार ये कॉस्टिंग वगैरह क्या चीज होती है, बड़ा इंटरेस्ट जागा था। मैंने सोचा था कि अभी पूछूंगी क्या होता है तो बिठा के रख देगी मेरे को तो जानना है भाई, मेरा वीकेंड खराब हो जाएगा। मैं मंडे को पूछूंगी, बट जब उसने बोला ना आर्टिकल लोगो, सस्ते लोगो, चंद निकल, मेरी क्यूरियोसिटी खत्म ही होगी, नहीं पूछना मुझसे उससे क्या होता है कॉस्टिंग का मतलब। बट अगेन वहां पर और टाइम स्पेंड किया तो फर्क समझ में आया कॉस्टिंग का क्या फर्क होता है। देखो जरा, हमें मिलता था 6,000 स्टाइपेंड। 6,000 वैसे बोला जाता था 6,000 है, 1,000 रुपया काट लिया जाता था कैब फैसिलिटी का, बैंक में तो 5,000 पहुंचता था। बट कंपनी के लिए वैसे जिसने कैब फैसिलिटी नहीं अवेल करनी उसके लिए क्या है, 6,000 है जी स्टाइपेंड। ये 6,000 का स्टाइपेंड हर महीने अगर मिल रहा है तो पूरे साल में कंपनी एक आर्टिकल के लिए कितना खर्चा इनकर कर रही है, 72,000 का। ऑन अ रीजनेबल बेसिस कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो आर्टिकल 250 दिन आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। ये 250 दिन की भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है कि जी 365 डेज होते हैं। 365 डेज में से आप 52 सैटरडे 52 संडे निकाल दो, बाकी लीव्स एंड हॉलीडेज वगैरह निकाल दो, तो 250 दिन, किसी के लिए 220 दिन, किसी के लिए 200, किसी कंपनी के लिए 200 दिन। इस तरीके से उन्होंने एक एस्टिमेशन रखी होती है। और एक ये भी एस्टिमेशन रखी होती है कि एम्प्लॉय 8 घंटे काम करेगा। तो पूरे साल में कितने घंटे काम करने की एक्सपेक्टेशन है, बता सकते हो? 2,000। तो मुझे बताना ये कितना आ रहा है, ये प्रॉपर 36 पर आवर। औकात देख रहे हो एक आर्टिकल की, 36 रुपया 1 घंटा। ये है आर्टिकल। वहीं एक एसोसिएट, उस जमाने में एसोसिएट को मिनिमम 60,000 की सैलरी तो मिलती थी, रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, 60,000 रुपया सैलरी। अगर उसके महीने की 60,000 रुपया सैलरी है तो उसका आर्ली रेट कितना निकल कर आया, 360। एसोसिएट के ऊपर होता है जी डेप्यूटी मैनेजर। डेप्यूटी मैनेजर की कम से कम 1 लाख रुपया सैलरी है तो ऑब्वियसली पर आवर रेट और बढ़ता जाएगा। डेप्यूटी मैनेजर के बाद मैनेजर, सीनियर मैनेजर, फिर हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर एंड हमारे पास फिर डायरेक्टर। और डायरेक्टर ही पार्टनर भी होता है। अगर मैं कॉर्पोरेट एंटिटी से बात करूं पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो डायरेक्टर होते हैं, अगर मैं फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो पार्टनर होते हैं। पार्टनर तक जाते जाते पर आवर कॉस्टिंग आराम से 5,000 रुपया तो आती होगी। मतलब हमारे जो पार्टनर हुआ करते थे, दैट वाज इंडिया के ट्रांसफर प्राइसिंग लीडर, नॉट जस्ट पीडब्ल्यूसी के गुड़गांव लोकेशन के एक पार्टनर, वो इंडिया के ट्रांसफर प्राइसिंग हेड भी थे। उन्होंने एलजी का एक बहुत मेजर केस सुप्रीम कोर्ट में जाके जीता भी था। र्यूमर्स होते थे, पता नहीं उस बात में कितनी सच्चाई है कि नहीं, उनकी महीने की सैलरी 40 लाख थी। पता नहीं किस बेसिस पे 40 लाख थी, बट इमेजिन, बहुत बड़े बड़े केसेस भी जीते हैं। ही हैज बीन एसोसिएटेड विद पीडब्ल्यूसी व्हेन ही वाज एन आर्टिकल। तो उसके बाद वो पीडब्ल्यूसी के पास ही रहे। आज की डेट में ही इज नॉट इन पीडब्ल्यूसी एनीमोर, बट र्यूमर थे। मैं पता नहीं कितनी सैलरी थी, मुझे नहीं मालूम है। बट सोचो, जो एक आर्टिकल का पर आर्ली कॉस्ट कंपनी को पड़ रही है 36, पार्टनर को तो लेके 5,000 10,000 कोई छोटी बात नहीं है। अब सोचो कि ये जो टाइम शीट सिर्फ आर्टिकल ने नहीं, एसोसिएट ने, सभी ने ही भरनी है। मैं अगर एक सीनियर मैनेजर की भी बात करूं जिसका पर आवर की कॉस्टिंग 2,000 होती होगी, और अगर उसने बिना सोचे समझे टाइम शीट में डाल दी ये चीज, तो इम्पैक्ट क्या होता है? बिना सोचे समझे उसने चाहे काम किया या नहीं किया, उसने बोल दिया मैंने इस क्लाइंट के लिए 4 घंटे स्पेंड किए। 4 घंटे स्पेंड करना मतलब वो कितनी कॉस्टिंग अपनी इंसर्ट कर रहा है 4 घंटों के हिसाब से, 8,000। ये टाइमशीट बनवाने का ऑब्जेक्टिव पता क्या था? हर जॉब की, जो भी क्लाइंट का जॉब कोड है, बेसिकली हर टास्क की अपनी सेपरेट कॉस्ट शीट बना करती थी, जहां पर हम बोलते थे इस टास्क की फीस आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब बेसिक ट्रांसफर प्राइसिंग रिटर्न की फीस हुआ करती थी 50,000 रुपया, ट्रांसफर प्राइसिंग रिटर्न। अब वैसे ये एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सोचो कोई मटेरियल कॉस्ट तो होनी नहीं, मेजरली तो क्या होनी है, लेबर कॉस्ट होनी है। लेबर में
आर्टिकल भी बता रहा है, एसोसिएट भी बता रहा है, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सब लोग अपना कुछ ना कुछ काम इस जॉब के अगेंस्ट बुक कर रहे हैं। तो सोचो, मेरी कॉस्टिंग जो कि 36 पर आर की थी, मैं यहाँ पे 10 घंटा भरूं या 20 घंटा भरूं, फर्क कितना आता है? अगर मैं 10 घंटा भरती हूँ कॉस्टिंग बढ़ती है 360, अगर मैं 20 घंटा भरूं तो कॉस्टिंग बढ़ती है 720, फर्क कितना आता है? 360 रुपए का। 50,000 की फीस में 320 रुपए, 360 रुपए का क्या सिग्निफिकेंस है ऊपर नीचे होने का? बिल्कुल भी नहीं, फर्क नहीं पड़ता। वही एक पार्टनर है जिसका आर्ली रेट 5,000 है, इसने आधा घंटा भी ऊपर नीचे कर दिया, सोचो लेबर कॉस्ट कितनी बुक हो जाएगी। अगर बढ़ा चढ़ा के लेबर कॉस्ट ही बुक हो जाएगी तो रेवेन्यू 50,000 का है, 50,000 से ज्यादा अगर लेबर कॉस्ट बुक हो गई है तो उस पर्टिकुलर टास्क में तो लॉस दिखाई देगा। तो इस तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे और डिक्लेयर किया जाता था कि एट द एंड ऑफ अ ईयर कि इस टीम की सारी जॉब्स प्रॉफिट में रही हैं। मतलब इस टीम ने कम टाइम में काम करके दिखाया है, रेवेन्यू इसने बहुत अच्छा कमाया है, इनकी सारी जॉब्स प्रॉफिट में रही हैं। सोचो कोई टीम जो है बिना सोचे समझे टाइम शीट भर रही है, तो कहीं ना कहीं वो अगर ज्यादा से ज्यादा आज बुक करती जा रही है तो उनकी तो बहुत सारी जॉब्स का नेगेटिव में आएगा, मतलब लॉसेस में आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बोला जाता था हमें कि तुम असली में जो मर्जी करो, टाइम शीट को अकॉर्डिंग टू फीस भरा करो। कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो होते हैं महाबेवकूफ, उनका काम होता है आधे घंटे का, बट वो फीस देते हैं 50,000, और काम आधा घंटा करने वाला भी सिर्फ आर्टिकल। इमेजिन, मैंने ऐसा टास्क किया हुआ है जिसमें मुझे सिर्फ एक एक्सेल पे वर्किंग्स करनी थी, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना था। इतना सिंपल टास्क था कि सोनल ने मुझे बोला आस्था मेरे रिव्यू करने की भी जरूरत नहीं है, बस सीधा क्लाइंट को मेल डालो और इनवॉइस रेज कर दो 50,000 का। इमेजिन मैंने काम किया, आधा घंटा किया, बट हम टाइम शीट में दिखाएंगे आधा घंटा ना जी। इसमें तो सोनल भी अपने आज बुक करेगी, पार्टनर भी थोड़ा बहुत बुक ही कर लेगा मे बी, क्योंकि 50,000 फीस आ रही है। कई बारी हमारे पास इतना काम था कि पिछले 4 सालों का वो काम, ट्रांसफर प्राइसिंग रिटर्न ही पेंडिंग चल रही है। इतना बड़ा स्केल का क्लाइंट है, फीस उसने कुछ खास देनी नहीं, काम उसका बहुत ज्यादा है, बट देन अगेन हम ये तो दिखा नहीं सकते हम इस क्लाइंट पे ज्यादा काम कर रहे हैं, हमको तो अकॉर्डिंग टू फीस हमारा बुक करना होता था। तो खैर ये तो मैं प्रैक्टिकलिटीज आपको बता रही हूँ कि जहां पर स्पेशली बिलेबल आवर्स के हिसाब से काम होता है, लॉ फर्म्स स्पेशली बिलेबल आवर्स के कॉन्सेप्ट पर काम करती है, तो हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक एस्टिमेट बिठा कर रखती है कि आर्टिकल का 1 घंटा ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट करेगा 36 रुपया, वहीं एसोसिएट का 1 घंटा ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट करेगा 360 रुपया। अब सोचो, अब कंपनी या एन ऑर्गेनाइजेशन एज सिंपल एज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, जगह जगह इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पर फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग चल रही है जी, वहां पर भी वो लेबर बेस्ड काम है जी, अल्टीमेटली मैनुअल बेसिस पर फर्नीचर आपका तैयार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब अगर आप वहां से कोई चेयर खरीदने जाओगे या ऑर्डर पर बनने दोगे, तो वो भी तो बोलते हैं अच्छा हमारी लेबर की इतनी कॉस्ट है, उन्होंने भी कुछ एस्टिमेशन की होगी, उन्होंने प्रोबेबली ये एस्टिमेशन की होगी कि जो आप उनसे चेयर बनवाना चाहते हो उसको बनाने में एस्टिमेटेड लगेंगे 10 घंटे ऑफ मैनुअल लेबर आवर्स, और 1 घंटे की वो लेबर कॉस्ट प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं, मे बी 100 रुपया, तो हाँ जी लेबर कॉस्ट तो आपको 1,000 रुपया की लग जाएगी, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ कॉम्प्यूटेशंस। तो ये पर आर कॉस्टिंग है जो हर ऑर्गेनाइजेशन एडवांस में निकाल कर बैठी होती है, यही एक मेन चीज है, और इसी चीज की हेल्प से अल्टीमेटली कॉस्ट शीट में जाकर बुकिंग हो जाती है। अब सोचो आपकी कॉस्ट शीट में दूसरी आइटम कौन सी आती है? डायरेक्ट लेबर। अब सोचो एक काम को करने के लिए 8 घंटे लगे, अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि उस काम के लिए या इन जनरल जिसने काम किया, जिस एम्प्लॉय ने काम किया उसके 1 आवर्स की कॉस्टिंग पड़ती है 50 रुपीज, तो लेबर कॉस्ट कितनी आ गई? 400 रुपया, और ये 400 रुपए की वैल्यू कॉस्ट शीट में चली जाएगी। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिटेल में कि कॉस्ट शीट में वैल्यू कैसे जाती है बेटा, ऐसे जाती है। कैसे जाती है? एक पहले से ही वेज रेट पर आवर कैलकुलेट करके हम वो वैल्यू निकालते हैं। अब ये वेज रेट पर आवर कैलकुलेट कैसे होता है, जरा बात को, किसी की कोई जॉब वगैरह लगती है तो पहले तो हम थोड़ा सा सड़ जाते हैं, होता है, जलन होती है, किसी की नौकरी लग गई स्पेशली उन कजन्स वगैरह से अगर बनती नहीं है, फिर अच्छा छोटा सा मुंह बना के बोलते हैं अच्छा पैकेज कितने का है, पूछते हो अच्छा पैकेज, ये तो तूने मेरे को सीटीसी बताया, कॉस्ट टू कंपनी बताया, इन हैंड कितना आएगा?
पूरी क्यूरियोसिटी होती है। तो खैर आज की जनरेशन बड़ी चिल जनरेशन है, फर्क नहीं पड़ता कौन इंसान कितना कमा रहा है, बट स्पेशली आर पेरेंट्स एंड आर ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन है, वो तो पूरी जासूसी करके बैठते हैं। मैं खुद जाती हूँ, मेरे पेरेंट्स जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है वो पूछा करते थे आर्टिकल, जब मैं आर्टिकल भी थी, अच्छा कितना स्टाइपेंड मिलता है, इसका क्या ब्रेकअप है, टैक्स भी कटता है इसमें, मतलब उनको इतनी नॉलेज थी, बूढ़े बूढ़े लोग हैं, इतनी नॉलेज थी, टैक्स भी कटता है। मैं कहा नहीं, स्टाइपेंड में क्या टैक्स है भाई, स्टाइपेंड तो फ्लैट हमें मिल जाता है। बट होती है ये चीजें। अभी मेरी सिस्टर है, वो सैलरीड है, तो उनसे भी पूछा जाता है कॉस्ट टू तुम्हारा सीटीसी कितना, पैकेज कितना है, इन हैंड हर महीने कितना आता है। ठीक है जी। फर्क क्या होता है कॉस्ट टू कंपनी और इन हैंड मिलने का, किस बात का फर्क होता है? हाँ जी, पीएफ। पीएफ। अच्छा, आप लोगों का अभी टैक्सेशन में क्या डिस्कशन चल रही है आजकल, क्या अभी तो दूसरी क्लास है? हाँ जी, स्लैब रेट, ठीक है। ओके बच्चा, आपके पास एक हेड आएगा, एक हेड ऑफ इनकम आएगा, सैलरी, वहां पर आप डिटेल में पढ़ोगे ये सब कुछ होता। पीएफ मालूम है सबको क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में हर महीने कुछ कंट्रीब्यूशन जाती है, ये कंट्रीब्यूशन मिलकर एम्प्लॉयर भी करता है और एम्प्लॉय भी करता है। ठीक है जी। अब सोचो, एम्प्लॉयर ने ये ईपीएफ अकाउंट खुलता है एम्प्लॉय के लिए ही, और ये क्यों खोला जाता है? ये अकाउंट फॉर देयर रिटायरमेंट बेनिफिट, कि या तो कल को और यही एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाए या यहीं से रिटायर भी होगा, तो अल्टीमेटली उनको एक लमसम अमाउंट उनकी तैयार हो जाती है। ठीक है जी। तो एम्प्लॉयर ने जो पैसा इसमें से डालना है, ये एज कैश इन हैंड एम्प्लॉय को तो नहीं पहुंचता, बट क्या एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेबर कॉस्ट है, कॉस्ट टू कंपनी है? बिल्कुल है जी। अच्छा, और भी ऐसी कुछ चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल जी, कंपनी ने मेरे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कैब फैसिलिटी वाली बात थी, वैसे कंपनी के लिए एक आर्टिकल को वो कितना पैसा दे रहे हैं महीने का? 6,000। बट मेरे पास इन हैंड कैश क्या पहुंच रहा है? 5,000, क्योंकि 1,000 कंपनी ये पैसा जो हमारा काट रही है, किस बात का काट रही है? कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काट रही है। ठीक है जी। सो बेसिकली हमारे पास कॉस्ट टू कंपनी और कैश इन हैंड अलग अलग चीजें होती हैं। ऑल ऑफ द कॉस्ट दैट आर इनकर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी पेड टू एम्प्लॉय डायरेक्टली। ठीक है जी। ये कॉन्ट्रीब्यूशंस वाली चीजें आ गई। इन जनरल हमारे पास लेटर से एक ऑर्गेनाइजेशन ने, मान लीजिए टेलीफोन जो है वो फ्री का प्रोवाइड किया हुआ है, कि बिल जो है वो कंपनी पे करेगी, तो अल्टीमेटली जो वो बिल है वो कॉस्ट टू कंपनी है। बट क्या वो एक ऐसा खर्चा है, क्या वो एक बेनिफिट ऐसा है जो एम्प्लॉय के हाथ में कैश के फॉर्म पे तो उस पे पहुंच रहे हैं? जी नहीं, जी नहीं। तो ऐसी भी चीजें होती। लेट्स डिस्कस दिस प्रॉपरली। आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव लेबर कॉस्ट की। देखिएगा, बेसिक सैलरी मतलब एक बेसिक पे, उसमें ऐड किया जाता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? बेसिकली इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन को कोप अप करने के लिए जो हम एडिशनल हर साल इंक्रीमेंट जो लगा देते हैं, उस चीज को लेकर बात है। हिंदी में इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। फिर बोनस, बोनस लिंक्ड टू परफॉर्मेंसेस भी हो सकते हैं जी। फिर कमीशन, अगर स्पेशली इट इज अ कमीशन बेस्ड जॉब तो कमीशन भी आ जाती है। अदर अलाउंसेस, ये कैश फॉर्म में ही जाता है। हाउस रेंट अलाउंस, बच्चों का एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगेन आप सैलरी चार्टर पढ़ेंगे इनकम टैक्स में, ना जाने कितने ही तरीके के अलाउंसेस नहीं होते हैं, वहां पर आप पढ़ेंगे। अल्टीमेटली ये पैकेज का हिस्सा ही होते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर परक्विजिट्स, जिसको हम बोलते हैं नॉन कैश बेनिफिट्स। जी, कंपनी ने एक तरीके से, लेटर से, वही टेलीफोन वाला एग्जांपल हो गया। अच्छा, कंपनी ने ही कैब फैसिलिटी कुछ प्रोवाइड कर दी, उसको लेकर लेट ये केस भी हो सकता है कि एम्प्लॉय से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, एम्प्लॉय से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, जैसे मेरे केस में तो पैसे मेरे कट रहे थे, कंपनी ने अल्टीमेटली अपनी तरफ से सभी को फ्री कैब फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। वो एम्प्लॉय को तो फ्री पड़ गई, बट कंपनी को तो वो खर्चा पड़ रहा है ना, तो कंपनी तो अपनी कॉस्ट में उसको ऐड करेगा ही करेगा। ऐसी चीजों को बोलते हैं परक्विजिट्स। फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। बच्चा, स्पेशली फॉर फैक्ट्री वर्कर्स हु वर्क इन हैजार्डस वर्किंग कंडीशन, उनको लेकर एक रिस्क रहता है, क्योंकि दे आर डीलिंग विद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी एंड एवरीथिंग, कई बार एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, तो एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवाया जाता है। उस इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए अगेन कुछ प्रीमियम तो भरता है एम्प्लॉयर, कुछ प्रीमियम भरता है एम्प्लॉय देमसेल्फ। तो जो प्रीमियम एम्प्लॉयर ने भरा वो एम्प्लॉयर के लिए कॉस्ट बन गया,
ठीक है जी, तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एक ग्रेचुटी फंड भी क्रिएट होता है, ग्रेचुटी वाली बात भी आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, वो सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। ये सब मिलाकर बनता है ग्रॉस लेबर कॉस्ट। हम किसका पॉइंट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? कंपनी का। कंपनी को क्या क्या खर्चा करना पड़ता है फॉर इट्स एम्प्लॉइज। ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस में आप ऐड एक बार कर दोगे अलग से ओवर टाइम वेजेस, तो आ जाएगा ग्रॉस लेबर कॉस्ट। अब ध्यान से सुनना, ये इफेक्टिव आर्ली वेज रेट जो मेरे लिए 36 कैलकुलेटेड था, सोनल के लिए 360 कैलकुलेटेड था, वो कैसे कैलकुलेटेड था? आप न्यूमरेटर में ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस ही रखोगे, नॉट दी ग्रॉस लेबर कॉस्ट, नॉर्मल टाइम वेजेस ही रखोगे। ओवर टाइम इज समथिंग विच इज वेरी स्पेसिफिक, हर जॉब पे तो नहीं होता। मैंने बोल दिया मेरे पास हर क्लाइंट के हर टास्क पे ओवर टाइम हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता। ओवर टाइम एक स्पेसिफिकली अलग चीज होती है, हर वर्कर तो नहीं कर रहा होता जी। तो इसलिए ओवर टाइम थोड़ा अलग रखा जाता है। हम कहते हैं वर्कर की नॉर्मल टाइम वेजेस कितनी है। एडवांस में वैसे भी क्या पता होता है ओवर टाइम कितना कब होने वाला है। एडवांस में अगर एक रेट निकालना है तो आप रख सकते हो नॉर्मल टाइम वेजेस, डिनोमिनेटर में रखोगे समथिंग कॉल्ड इफेक्टिव लेबर आवर्स। नाउ इफेक्टिव लेबर आवर्स क्या होते हैं, देखना जरा। जो मैंने आपको बताया कि हमसे हमारी कंपनी एक्सपेक्ट करती थी कि दिन के 8 घंटे काम करेंगे, एक्चुअली आप सोचो वो हमें बुलाते थे 9 घंटों के लिए। वो हमें बुलाते थे 9 घंटों के लिए, टाइम शीट 8 घंटों की भरवाते थे, क्योंकि 1 घंटा हमें मिलता था फॉर कलेक्टिवली लंच ब्रेक या टी ब्रेक या इन जनरल बिटवीन टास्क। अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो चलता ही है। आप सोचो मेरे पास मेरा पंचन हो गया गेट पर लेटस से 9:01 पर, मुझे अपने डेस्क तक पहुंचते पहुंचते अपना एंटीक पीस चालू करते करते 9:15 20 मिनट हो जाते थे। वो 15 20 मिनट का जो गैप है वो क्या है? एक तरीके से एक वो गैप है अल्टीमेटली जिसमें काम तो कंपनी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती कि मेरा जस्ट बिकॉज पंचिंग टाइम 9:01 है तो मैं इमीडिएटली प्रोडक्टिव भी हो जाऊं 9:01 पर, जी नहीं। तो कंपनी अगर किसी एम्प्लॉय को 9 घंटे के लिए बुला रही है, वो 8 घंटों की प्रोडक्टिविटी नॉर्मल बेसिस पर एक्सपेक्ट करती है। जो 1 घंटा यहां से एलिमिनेट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। आइडल मतलब खाली बैठना, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, हम आगे इसी पढ़ेंगे प्रॉपर। दैट टाइम विच इज पेड फॉर, इस टाइम की पेमेंट होती है बट इट इज नॉट यूटिलाइज्ड ऑन प्रोडक्शन, इस टाइम पर कोई काम नहीं होना, बट ऑब्वियसली इसके पैसे तो वर्कर को जा रहे हैं। ठीक है जी। नॉर्मल इसलिए है बिकॉज इट इज समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल, ये तो होना ही होना है, कंपनी कुछ नहीं कर सकती इसको रिड्यूस करने का। तो सोचो, जब कंपनी को पहले से ही पता है कि वर्कर ने 9 में से 1 घंटा काम करना ही नहीं है, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन 8 घंटे के हिसाब से बिल्ड करेगी। ठीक है जी, वो अपनी जो कॉस्टिंग निकालेगी वो 8 घंटे के हिसाब से निकालेगी। वो कभी ये कहेगी नहीं मैंने एम्प्लॉय दिन के 9 घंटे के लिए हायर किया है, वो हमेशा बोलेगी मैंने एम्प्लॉय दिन के 8 घंटे के लिए हायर किया है। ऐसे ही अगर हम बोले, वैसे तो वर्कर को मे बी 12 महीनों के हिसाब से पेमेंट जा रही है, पूरे साल के 365 दिन के हिसाब से पेमेंट जा रही है, बट पता ही है सैटरडे संडे ऑफ है, पता ही है फेस्टिवल्स वगैरह की वजह से कुछ ऑफ आने वाले हैं, पता ही है कि एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ लीव्स भी अलाउ करनी पड़ेंगी, जो चीजें पहले से पता ही है। कंपनी इसको लेकर क्या कहती है कि हमने वर्कर 365 दिन के लिए हायर नहीं किया, हमने 365 दिन के काम के लिए हायर नहीं किया, हमने उसका 250 दिन के काम के लिए हायर किया है। हाँ उसको पेमेंट 365 डेज की जाएगी, बट इफेक्टिवली कंपनी को पहले से ही पता है उसने काम तो 250 डेज के लिए करना है। सो यहां पर इफेक्टिव लेबर आवर्स का क्या मतलब होता है, आपके पास लिखा हुआ है टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम में आपकी अलाउड लीव्स भी आ जाती है, लंच ब्रेक टी ब्रेक वगैरह भी ये सब आ जाता है, सब आपके पास आगे जाकर लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं जो मुझे हायर किया गया था 365 डेज के लिए, बट कहीं यहाँ पर इफेक्टिव लेबर आज के कॉन्सेप्ट में वो कैलकुलेशन आई 250 दिन की, मुझे हायर किया गया था दिन के 9 घंटे के लिए, बट इफेक्टिव कैलकुलेशन में तो वो कैलकुलेशन 8 घंटों की आई। नॉर्मल आइडल टाइम एलिमिनेट यहाँ पर करवा दिया जाएगा। बताए जी, ये बात सभी को क्लियर हो रही है? अच्छा, अब एक नोट, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
If question is silent, bonus and contribution to PF, ESI, etc. are to be based on basic salary plus DA. आपके पास ना ये बोनस कंप्यूटेशन कई बार ऐसे बोल देते हैं, एक महीना वेजेस इज बोनस। अब एक महीना वेजेस मतलब एक महीना की बेसिक सैलरी प्लस डीए पड़ जाएगा। आपके पास जो भी ये कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है, ये परसेंटेज होता है, 8%, 12%, जो भी। किसका 12%? वो अगर क्वेश्चन बता रहा है तो ठीक, नहीं बता रहा तो आपने उठाना है बेसिक सैलरी प्लस डीए का। खैर, टैक्सेशन सब्जेक्ट में जाकर वहां पर आप प्रॉपरली इन चीजों को कवर करते ही करते हैं। चलिए जी, अब स्ट्रेट अवे वी आर गोइंग टू जंप टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन करेंगे तो हमें सारी बात समझ में आएगी। आइए जी, आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 पर बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी। A worker is paid 10,000 per month and a DA of 2,000 per month. Worker contribution to PF is 10% and employer also contributes the same amount as the employee. Employees State Insurance Corporation premium is 6.5% of wages, of which 1.75% is paid by the employee. It is the firm's practice to pay 2-month wages as bonus each year. Number of working days in a year are 300 of 8 hours each. Out of these, worker is entitled to 15 days leave on full pay. Calculate wage rate per hour for costing purposes. इंफॉर्मेशन इतनी सारी है पर कि आप पहले रिक्वायरमेंट पर ही फोकस करो। क्या पूछ रहे हैं? वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पसेस, कि कंपनी अपने पास कॉस्ट पर आवर कितना माने लेबर कॉस्ट को लेकर। तो हमको पहले तो ये देखना है कि कंपनी को कॉस्ट क्या क्या पड़ती है। डिनोमिनेटर में आएगा क्या? इफेक्टिव लेबर आवर्स। पहले आप इफेक्टिव लेबर आवर्स के बारे में ही मुझे बताएं। इफेक्टिव लेबर आवर्स आपके पास कितने आ रहे हैं? एक बार सोचो, पढ़ो, बताओ। 2280। 2280 कैसे बन रहा है? ध्यान से सुनो। वैसे नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द ईयर कितना है? 300। पर इन्होंने बोल दिया इन 300 में से 15 दिन की छुट्टी वर्कर इज एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड मतलब उसका राइट है, उसका अधिकार है 15 दिन की छुट्टी लेना। जब बेटा वर्कर का राइट है तो वो लेगा भी। कंपनी ने जब खुद ही अलाउ कर रखा है तो कंपनी के लिए ये नॉर्मल आइडल टाइम हो गया। तो अल्टीमेटली 300 में से 15 दिन निकालो, बचे कितने दिन? 285। 285 डेज के लिए 8 आवर्स ईच, वर्किंग आवर्स है 8 आवर। हमारे पास 2280 आ जाएगा। पहले तो चलो इस चीज को हम प्रॉपरली लिख लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इफेक्टिव लेबर आवर्स। इफेक्टिव लेबर आवर्स। 2280। अच्छा, ये 2280 इंफॉर्मेशन फॉर 1 मंथ है, वीकली है, क्वार्टरली है, एनुअल है, क्या है? एनुअल। जब हमारा डिनोमिनेटर एनुअल है तो न्यूमरेटर में सभी खर्चों को भी एनुअल बेसिस पर ही रखना है। चलो, कैलकुलेशन ऑफ वेज रेट पर आवर। कैलकुलेशन ऑफ वेज रेट पर आवर। पर्टिकुलर्स जो भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे हैं, जो भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चे हैं उनको यहां पर लिखते चलें। हाँ जी, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 1,20,000। फिर इसमें ऐड करेंगे डियरनेस अलाउंस 24,000। बच्चा इनको पहले ऐड करके बताओ कितना आ रहा है।
ये हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि आगे जाके बता रहे हैं प्रोविडेंट फंड वगैरह के कंट्रीब्यूशन को लेकर, कह रहे हैं 10%। किसका 10%? अभी अभी हमने एक नोट पढ़ा था, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, वो होगा बेसिक सैलरी प्लस डीए का। तो चलो लिखो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एक बार ये नाम लिखो और बात को समझना। पहले आप क्वेश्चन का सेंटेंस पढ़कर बताओ। क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है? वर्कर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ इज 10% एंड एम्प्लॉयर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट। बेटा जो वर्कर की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उसका खुद का कॉस्ट हेडेक है। कंपनी को खर्चा क्या पड़ रहा है? जो कंपनी ने खुद से डालना है, इसलिए एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज कॉस्ट फॉर एम्प्लॉय हिमसेल्फ। वो यहां पर हिस्सा नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हम कंपनी बात कर रहे हैं। हाँ जी। 10% किसका? 1,44,000 का। तो ये कितना आ गया? 14,400। ठीक है जी। इस कंप्यूटेशन में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का कोई रोल नहीं है। फिर कह रहे हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज 6.5%, ऑफ विच 1.75% इज पेड बाय एम्प्लॉय। 6.5 में से अगर 1.75 एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो बाकी का 4.75 एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंश्योरेंस। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। हाँ जी। 6.5% माइनस 1.75% इंटू 14,6,846। सभी को ये क्लियर है बच्चे? सभी को ये क्लियर है? ओके। हाँ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट खर्चा, बोनस। बोनस क्या कह रहे हैं? 2 मंथ वेजेस। वेजेस अपने आप में एक वेग टर्म है, स्पेसिफिकली यहां पर क्या बन जाएगा? बेसिक सैलरी प्लस डीए। बेसिक सैलरी कितनी है एक महीना की? 10,000। डीए 2,000। तो टोटल बोनस कितना बन गया? 24,000। मैं देख पा रही हूं इसके बाद कोई और कॉस्ट नहीं है, तो ये मिलाकर बन जाता है ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस। ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस। हाँ जी। 1,892,40। अब आप चाहो तो यहीं पर ही इसको डिवाइड कर दो बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स। 2,280 थे, तो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर कितना आ गया? 83। इफेक्टिव वेज रेट पर आवर आ गया आपके पास 83। हाँ जी। सभी के पास ये हो गया? बच्चा ये क्वेश्चन करने के बाद लीव स्पेस अबाउट हाफ अ पेज की। वो क्यों हम एक स्पेस लीव कर रहे हैं, हम कल इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे। आज शायद वो कॉन्सेप्ट नहीं टेकअप कर पाएंगे, कल की क्लास में आएगा कॉन्सेप्ट, बट इसी क्वेश्चन पर मुझे आपको लेकर आना है, तो उसके लिए जगह छोड़ दो। जगह छोड़ने के बाद सभी बच्चे मुझे क्वेश्चन नंबर 6 करके बताएंगे।
75 बता रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, 75 सभी के पास आंसर आ रहा है? किसी के पास नहीं आ रहा तो बता देंगे प्लीज। फ्रिंज बेनिफिट्स बच्चा वही परक्विजिट्स, नॉन कैश बेनिफिट्स। वैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो होते हैं वो समझ सकते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स का वही मतलब है। हाँ जी, जिनके पास क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर आ गया है वो क्वेश्चन नंबर 1 की वैसे रीडिंग ले सकते हैं, है ये आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क। हाँ जी, रीडिंग ले ली। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में लग रहा है कि हो जाएगा आराम से हैंडल। होमवर्क में ले जाएं बच्चा, मोस्ट लाइकली इसका सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है इसी बुक में। चैप्टर के एंड में आपके पास सोल्यूशन इसका अवेलेबल है, वहां से मैच हो जाएगा आंसर। ठीक है जी। मूविंग अहेड, अभी हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, अभी हमने थोड़ी सी एक माइनर डिस्कशन की है अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नॉर्मल आइडल टाइम। अगेन, नॉर्मल आइडल टाइम मतलब, एक तो पहले उसको आइडल टाइम से पढ़ो, नॉर्मल वर्ड हटा दो। आइडल टाइम मतलब दैट टाइम विच हैज बीन पेड फॉर बट नॉट यूटिलाइज्ड ऑन प्रोडक्शन। आपके पास बुक में ये आपको मिलेगा आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट ऑन पेज नंबर 3.2। पेज नंबर 3.2 पर आप कॉन्सेप्ट देखिए। इट रेफर्स टू टाइम पेड फॉर बट नॉट यूटिलाइज्ड ऑन प्रोडक्शन। अब बगल में वर्ड लगा दो नॉर्मल, कि अगर कुछ आइडल टाइम है ड्यू टू नॉर्मल रीजन सच एज लंच ब्रेक, टी ब्रेक, ट्रांजिशन बिटवीन जॉब्स, टाइम टेकन बाय द वर्कर फ्रॉम फैक्ट्री गेट टू देयर वर्क स्टेशन, या इन जनरल अलाउड लीव्स, ये सब आ जाएगा हमारे पास नॉर्मल आइडल टाइम के एग्जाम्पल्स में। अब नॉर्मल आइडल टाइम, एनी आइडल टाइम विच इज ओवर एंड अबव नॉर्मल आइडल टाइम, एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड आइडल टाइम होना। इसका कारण क्या हो सकता है जी? वर्कर के पास काम करने को कोई टास्क ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है उसका करने को। ठीक है, कोई जॉब्स नहीं है, कोई क्लाइंट की तरफ से कोई पेंडिंग काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। या दूसरा कारण, कोई पीछे से कोई मटेरियल नहीं आ रहा, इफ इट इज अबाउट मेकिंग ऑफ फिनिश गुड्स, कुछ हमने गुड्स बनाने हैं, मैन्युफैक्चर करने हैं, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, पावर कट्स हो गए हमारे पास, लेटर से कुछ ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह वगैरह, ये सब। इनफैक्ट मैं आपको अपना अगर अपनी बात बताऊं, वाइल पीडब्ल्यूसी एक बार ऐसे हुआ था, अर्थक्वेक आ गया, एंड इमेजिन जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है वहां पर टॉप वाले फ्लोर्स को तो ज्यादा फील होता है, प्रॉपर झूल गए थे हम तो। ठीक है। और उसके बाद सोचो पॉलिसीज क्या होती है एट द टाइम ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लिफ्टें तो चलनी नहीं है, भागो नीचे, क्योंकि पूरी बिल्डिंग झूल रही है। बड़ा थोड़ा सिवियर अर्थक्वेक था, वैसे भी जो दिल्ली एनसीआर रीजन है वो थोड़ा सा है प्रोन, इट इज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स काफी ज्यादा ना। तो भाग रहे हैं नीचे, सोचो हमारे से ऊपर 2 और फ्लोर है, 19 और 20, वो भी ऊपर से आ रहे हैं, इधर से हम जुड़ गए, हमारे साथ नीचे वाले और जुड़ गए। इमेजिन सीढ़ियों पे कितना रश है, नीचे पहुंचने में ही आधा घंटा लगा है, तब तक तो हो गया। और आफ्टर जो आफ्टर शॉक्स आते हैं वो सब भी हो गए, पर चलो नीचे तो जाना ही था ना एक बार के लिए। अब नीचे गए हैं हम जैसे बच्चों को, तो मिल गया टाइम पास का बहाना, कि अब बाकी लोग हैं वो ये सोच रहे हैं आफ्टर शॉक वगैरह सब कुछ हो गया, अब ठीक है लिफ्टें भी अब वापस से ऑपरेशनल है, हम तो लिफ्ट पकड़ के जाते। जो सीरियस लोग थे, हम जैसे नॉन सीरियस लोग, नहीं यार लिफ्टें नहीं यूज करनी चाहिए। मची हुई थी तब तक, यंग भी होते थे ना, तो इतनी एनर्जी भी होती थी कि हम 17-18 फ्लोर चढ़ जाएं सीढ़ियां। वैसे भी जब भी हम लंच ब्रेक्स के लिए नीचे जाते थे, पता नहीं क्यों इतना हमें होता था कि नहीं यार,
डाइजेशन अच्छी हो जाएगी, खाना खाने के बाद स्टेयर्स चढ़ते हैं अच्छे से। पता नहीं, तो बस टाइम पास के लिए 4 घंटे इसमें वेस्ट कर दिए हमने। आए तब तक 4:30 बज गए थे, बैग उठाए, लिफ्ट से नीचे गए, छुट्टी की। ये करा था हमने। अब सोचो इस चीज की क्या टाइम शीट भरूं मैं। टाइम शीट में अर्थक्वेक के नाम के 4 घंटे नहीं डाल सकते, प्रैक्टिकली तो नहीं डाल सकते। बट सोचो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्कर, चलो हमारे जो हम तो आर्टिकल्स थे, हमको ज्यादा सीरियसली कोई लेता नहीं था। अगर एक प्रॉपर एम्प्लॉई है, मतलब सोचो ना, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसी कैलमिटीज आ गई, फैक्ट्रियां ही बंद पड़ी हैं, वर्कर के पैसे तो काट नहीं सकते, बट अल्टीमेटली उस पैसे को हम किसी टास्क के लिए भी किसी कॉस्ट शीट में भी नहीं डाल सकते, कुछ तो करना ही है ना। तो हम वो सीखते हैं कि ऐसे केसेस में क्या ट्रीटमेंट होती है, नॉर्मल आइडल टाइम, अब नॉर्मल आइडल टाइम। बेटा ये जो आइडल टाइम या वर्ड हटाकर इन जनरल मैं बात करूं, एनी काइंड ऑफ शॉर्टेज वर्ड डाल दो या लॉसेस वर्ड डाल दो, थ्रू आउट कॉस्ट अकाउंटिंग एक कॉमन कॉन्सेप्ट चलने वाला है। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कायदे से वो मटेरियल चैप्टर में आना चाहिए, बट अभी आ गया है तो अभी देखेंगे। ये भी एक रियल लाइफ स्टोरी है। बहुत सालों से मेरे घर पर जो अनियंस है, डेली कंजम्पशन की आइटम है, वो थोक भाव में क्विंटल के क्विंटल ले लिए जाते हैं एक साथ। एक साथ वैसे अगर हम केजी केजी करके लेने जाएं, आज की डेट में प्रोबेबली 1 किलो प्याज का भाव कितना हो गया, 40 रुपया, 45, मुझे नहीं मालूम है कितना है, मेरे घर में तो पहले से ही बड़ा है। कितना हो गया, आप किसी को मालूम है 1 किलो प्याज का भाव? कोई बात नहीं, लेट अस अज्यूम इट टू बी 50 रुपीज। बट अगर हम क्विंटल्स के भाव से लेने जाते हैं, हमने कहीं ना कहीं बल्क में लो तो सस्ता भी मिल जाता है। इवेंचुअली हमारे पास जो वो बोरियां की बोरियां भरकर आ रही है, प्रोबेबली 100 किलो पर हमको देना पड़ता होगा, मे बी 3,000, 3,500 और सो। ठीक है जी, मे बी, क्योंकि इतना तो हमें मिल ही जाता है, हम सीधा मंडी से उठ कर आ रहे हैं, मंडी से उठा कर ला रहे हैं। तो होता क्या है कि अच्छा खासा वो 100 किलो हमारे चल जाते हैं आराम से, काफी टाइम हमारा निकलवा देते हैं। बट ये भी पता होता है कि जब आप पहले से 100 किलो लेकर आए हो घर पे, एक तो लास्ट तक आते आते वो छोटी छोटी, उसको मैं प्याजियां बोलती हूँ, इतनी सी खाने लायक भी नहीं होती, क्या काटूं मैं क्या खाऊं, फेंकी जाती है इतनी छोटी छोटी, हाथ में नहीं आएंगी वो तो। या इन जनरल सड़ना गलना भी हो जाता है। तो मैं समझती हूँ, मैं खरीद कर अगर लेकर आऊं 100 केजी, मेरे काम का 90 केजी निकलने वाले हैं। मुझे पहले से पता है 10 किलो एम ही बेकार है, सड़ना गलना है, उसने खराब ही होना है, नीचे पड़ा पड़ा प्याज गंदा हो जाता है। तो इफ हम ये सोचो, जो चीज मुझे पहले से ही पता है यार, कि 10% मेरी चीज पहले से ही खराब है, अगर मैं 3,000 लेकर भी आ रही हूँ, पेमेंट मेरी 100 की हुई है, बट मेरे काम का मुझे पहले से ही पता है काम का कितना निकलने वाला है, 90। तो मैं ये तो कहूंगी नहीं कि मैं 100 लेकर आई 30 के भाव में, मैं तो ये कह ही नहीं सकती। मैं इनफैक्ट ये बोलूंगी 90 मेरे काम के निकले, कितने भाव में बताना, अप्रोक्सीमेटली 33.33। ठीक है जी, ये 90 केजी है। अब एक बार की बात है, एक बार की बात है, हुआ ये क्या क्या था कि हमने 2-3 दिन घर बंद करके जाना था, और उस टाइम पर लगभग रह गए होंगे उस बास्केट में, उस बोरी में लगभग रह गए होंगे 40-50 किलो, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है। अब हुआ ये कि मेरी मदर ने बोला आजकल बारिश का टाइम चल रहा है, तो उसको अंदर करके कुंडी वगैरह लगाना, मैंने ही सारे लगाने थे लॉक्स। मैं भूल गई, पीछे से पड़ी बारिश, वो पूरी बोरी गिल्ली, प्याज गिल्ले, सड़े गले पहले से थे उसमें, कुछ और खराब हो गए, नुकसान हो गया। एंड माई मदर वॉज ऑल लाइक, हे माँ, माता जी, ये हुआ था, हाय नुकसान करा दिया, आस्था ने नुकसान करा दिया, नुकसान करा दिया। ये हेमा माता जी के साथ उस नुकसान की वैल्यू निकाली, इतने का नुकसान करा दिया। 15 किलो, 20 किलो, जो भी किलो थे वो, उन्होंने प्रॉपर वैल्यू निकाली कि हमको 1 किलो पड़ता था 33 रुपए का, तेरी वजह से 20 किलो बर्बाद, तेरी वजह से 660 रुपए का नुकसान। देख लो बच्चे की ये कदर होती है घर में। हाँ जी, पॉइंट, अरे पॉइंट लो यार आप तो, चलो बताओ बताओ कितना है, बताओ। 666, क्या नंबर बताया? ठीक है। अब देखो, इसको लेकर मतलब पूरा फुल ऑन रोना मचाया, और जब जब उसके बाद घर बंद करके गए हैं, तूने 4 साल पहले नुकसान करा दिया था, पूरा याद किया है इसको, उस नुकसान को, हे माँ माता जी चलता रहा है। सो अब आप सोचो, ये माय मदर, मतलब शी इज नॉट दैट वेल रेड, जस्ट ग्रेजुएट है, और इतने टाइम पुराने जमाने की उनकी ग्रेजुएशन है,
उनको भी आज तक पता है कि यार किस चीज को लेके रोना मचाने और किस चीज को लेके शांति रखनी है। शांति उस चीज को लेके रखनी है जो पहले से ही पता था नुकसान होने वाला है, और रोना उस चीज को लेके रखना है जो पहले से नहीं पता था, किसी और ने करके देना। सीधी सी बात है। तो बेटा ये क्या था हमारे लिए, नॉर्मल लॉस। और जो मैंने करवा दिया वो क्या करवा दिया, अब नॉर्मल लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग का भी यही दस्तूर है, यही नियम है। नॉर्मल लॉस को लेकर कोई रोना नहीं मचाना, अब नॉर्मल लॉस को लेकर हे माँ माता जी चिल्लाना है, और उसके साथ उसकी एक वैल्यू भी निकालनी है। नॉर्मल लॉस की तो कोई वैल्यू नहीं निकालते, हम कभी नहीं कहेंगे मेरे 10 किलो प्याज खराब हो गए थे, उनका नुकसान हो गया, इतने रुपए का नुकसान हो गया। पहले से ही नहीं हम मान के चलते कि हमने वो खर्चा किया ही था। हम हमेशा बोलते हैं जो खर्चा हुआ 10 हटा के बाकी 90 पे खर्चा किया। ठीक है जी। सो यही कॉन्सेप्ट अगर आप फिट करो नॉर्मल आइडल टाइम और अब नॉर्मल आइडल टाइम के लिए, सोचो एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्कर को पेमेंट दे रही है दिन के 9 घंटे के हिसाब से, बट उनको पहले से ही पता है 9 में से वर्कर ने काम करना है 8 घंटे, तो ये 1 घंटा क्या हो गया, नॉर्मल आइडल टाइम। और उसकी ट्रीटमेंट क्या है कि वाइल कैलकुलेटिंग इफेक्टिव वेज रेट, इसको हम पहले से एलिमिनेटेड रखते हैं। यही तो आपने किया था क्वेश्चन में। आपका इफेक्टिव लेबर आवर्स आता कैसे है, टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। अच्छा, अगर किसी दिन अर्थक्वेक की वजह से मान लीजिए 3 घंटे बर्बाद हो गए, एक्चुअल वर्किंग आवर्स तो 5 थे। अब लेटर से यहां पर 8 को डिनोमिनेटर में रख के अगर मेरी कॉस्टिंग निकाली गई थी 36 पर आर की, और मैंने 3 घंटे काम नहीं किया ड्यू टू अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक वाला रीजन क्या बन गया, अब नॉर्मल आइडल टाइम। तो हम क्या बोलेंगे कि जहां पर भी नाम आ गया अब नॉर्मल, हेमा माता जी बोलो और वैल्यू निकालो कि 36 रुपए का 1 घंटे की कॉस्टिंग थी आस्था की, 3 घंटे उसने काम नहीं किया, तो मतलब कंपनी को कितना नुकसान करवा दिया आस्था ने, मतलब आस्था ने नहीं, अर्थक्वेक ने। कितना, हर जगह थोड़ी ना मेरी गलती होती है, 108। और बाकी के 5 घंटे आस्था ने काम किया, जिस जॉब पे किया, क्लाइंट एबीसी की जॉब 001 में किया, वहां की कॉस्ट शीट में जाएगा 180 रुपया, वहां की जाके कॉस्ट शीट में जुड़ जाएगा। ये 108 तो किसी कॉस्ट शीट में भेज ही नहीं सकते ना, कॉस्ट शीट तब बनती है जब काम होता है, जब काम ही नहीं हुआ तो इस 108 को लेकर एक स्पेशल जगह बनाई जाएगी। वो स्पेशल जगह क्या होती है, आइए ये सारी बात हम एक एग्जाम्पल के थ्रू फिट करते हैं। अच्छा, जहां पर भी जिस भी पेज पर आपके पास नॉर्मल आइडल टाइम अब नॉर्मल आइडल टाइम लिखा है, नेक्स्ट पेज पर एक ब्लैंक स्पेस है, यहां पर मेरे साथ साथ लिखना जरा। एग्जाम्पल, पेमेंट मेड टू वर्कर फॉर 1000 आवर्स एट द रेट 190 पर आवर। इसको 100 कर लो, चलो 100 आवर्स एट द रेट 190 पर आवर। बताना तो ये पेमेंट कितनी हो गई, 19,000। 19,000। अब 100 में से वर्कर का नॉर्मल आइडल टाइम है 50 आवर्स का। ठीक है जी। तो हम यहां पर बोल रहे हैं इफेक्टिव इफेक्टिव लेबर आवर्स कितने हो गए वर्कर के, एक बार बताओ। इफेक्टिव लेबर आवर्स, इफेक्टिव लेबर आवर्स मतलब एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड 100 घंटे काम करवाने की एक्सपेक्टेशन थी, इफेक्टिव लेबर आवर्स कितने हो गए 9। अरे नहीं, आप उसको, रियली सॉरी, आप उसको ना 1000 ही रखो, और इधर 1,90,000 हो जाएगा। ये करेक्शन कर लेना बच्चे, 1000 और 1,90,000। अब बताओ इफेक्टिव आवर्स कितने हो गए, 950। अच्छा, अब मुझे बताना, ये 1000 है। हाँ जी, यहीं पर साइड में कैलकुलेट कर सकते हो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर कितना हो गया, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर कितना हो गया। सोचो 1,90,000 की पेमेंट जा रही है, इफेक्टिवली 950 आवर्स के लिए इसको माना जा रहा है। पेमेंट असली में 1000 घंटों की हुई है, बट कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से माना जा रहा है 950 घंटों की पेमेंट हुई है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 200। अब ध्यान से देखना, आउट ऑफ दिस 950
अब नॉर्मल आइडल टाइम निकला 20 आवर्स का, हेंस एक्चुअल आवर्स वर्क कितने आए? 930 आवर्स। अब आपको ट्रीटमेंट समझनी है कि जो ये अब नॉर्मल आइडल टाइम आया 20 आवर्स का, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी आपने इफेक्टिव वेज रेट निकाला हुआ है, कितना निकाला हुआ है? 200। ये वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 4000। और जो 930 आवर्स को 200 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 18। 1,86,000। ध्यान से सुनना, 1,86,000 को तो आप भेजोगे कॉस्ट शीट में, जब काम हो रहा है उसके हिसाब से कॉस्ट शीट बन रही है, जहां जहां ये 930 आवर्स स्पेंड हुए हैं वहां वहां की कॉस्ट शीट में जोड़ देना। फॉर दिस अमाउंट ऑफ 4,000, जो कि अब नॉर्मल आइडल टाइम की लेबर कॉस्ट थी, एक अकाउंट बनाने वाले हैं बच्चा हम, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। मैंने आज आपको बताया दैट वन ऑफ द मेन स्टेटमेंट्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट तो बनती है नॉर्मल बेसिस पर, एक अकाउंट बनता है कॉस्ट शीट के बाद, कॉस्टिंग पी एंड एल, जो कि नॉर्मल प्लस अब नॉर्मल चीजें सारी पैक करता है, फाइनल प्रॉफिट फिगर बताएगा। ये कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट के दर्शन हमें होंगे चैप्टर लास्ट जो है वॉल्यूम 1 का, चैप्टर नंबर प्रोबेबली आपको पड़ेगा वो 8th। ठीक है जी। बट एक चैप्टर जब तक नहीं आता उससे पहले हम कॉस्टिंग पी एंड एल का नाम जपते रहेंगे बार बार, जहां पे भी एनीथिंग अब नॉर्मल, कुछ भी अब नॉर्मल आ गया, आपने नाम लेना है मैम कॉस्टिंग पी एंड एल में जाएगा। ये कॉस्टिंग पी एंड एल बनता कैसे है चैप्टर नंबर 8 में सीखेंगे। ठीक है जी। क्यों बाइफरकेशन करनी, हम सारी की सारी कॉस्ट 1,90,000 सारी की सारी कॉस्ट शीट में नहीं डाल सकते। कॉस्ट शीट बनती है काम करने के बेसिस पर। काम सारे घंटे हुआ क्या, साढ़े हमारे पास 950 आवर्स के लिए काम हुआ, मुझे बताओ। ये 950 आवर्स के लिए आपने खर्चा माना हुआ है ना 1,90,000 का, 950 आवर्स आपका असली में काम हुआ? जी नहीं, आपका काम तो असली में 930 आवर्स हुआ। तो जब असली में काम 930 आवर्स हुआ तो असली में आप पूरी पूरी 190 कॉस्ट तो डाल नहीं सकते हो कॉस्ट शीट में। कितनी डालोगे? 1,86,000। जो रह गई 4,000 वो आप एक स्पेशल जगह भेजोगे, स्पेशल जगह का नाम है कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। ठीक है जी। आप चेक कर सकते हो, बस हमको ये देखना होता है कि जितनी आप वेजेस इनकर कर रहे हो, मतलब आप पे कर रहे हो, कितनी पे कर रहे हो 190, वो एलोकेटेड भी उतनी है। एलोकेटेड चाहे अलग अलग जगह गई है, ये 4,000 कॉस्टिंग पी में गया है, ये 1,86,000 कॉस्ट शीट में गया है, बट एलोकेट होकर मिलकर तो 190 एलोकेट हो चुका है ना, ये चीज है। ठीक। सो दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम एंड अबनॉर्मल आइडल टाइम। हम बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम को लेकर शांति रखते हैं, उसका कोई कॉस्ट बर्डन नहीं माना जाता। इनफैक्ट नॉर्मल आइडल टाइम की जो पेमेंट जाती है, देखो पेमेंट तो 1,000 घंटों की गई है ना, 1,000 में से 50 नॉर्मल आइडल टाइम वाले घंटे हैं, तो हम कहते हैं इन 50 घंटों की पेमेंट का बर्डन भी बाकी 950 घंटे अपने आप में ले जाएंगे। हम बोलते हैं यहाँ पर एक वेज रेट इन्फ्लेट हो गया है। वैसे पेमेंट रेट क्या था, पेमेंट रेट बताओ, पेमेंट रेट 190, बट कॉस्टिंग रेट हमने 190 नहीं माना, क्या माना? 200। हम बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम की ये ट्रीटमेंट है दैट कॉस्ट, ऑल कॉस्ट इज borne बाय इफेक्टिव लेबर आर इन सच अ वे दैट वेज रेट इज इन्फ्लेटेड। एक बार मैं आपको प्रॉपर वर्डिंग पर लेकर जाऊं, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम, it is treated as part of cost of production by building and allowance for normal idle time into labor cost rate. This is done by inflating the cost rate. Simple language में यही है कि नॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट अभी भी इंक्लूडेड रहेगी। 1,90,000 ही थी हमारे लिए, उसी को हम न्यूमरेटर में रख रहे हैं, बट डिनोमिनेटर में हमने आर्स एलिमिनेट कर दिया। हम बोलते हैं आर्स एलिमिनेट होते हैं, क्वांटिटी एलिमिनेट नहीं होती इसकी। ठीक है जी। एंड अल्टीमेटली फाइनल हमारा कॉस्टिंग रेट इन्फ्लेट हो जाता है। एक वर्ड होता है पेमेंट रेट, एक वर्ड होता है कॉस्टिंग रेट। पेमेंट रेट से कॉस्टिंग रेट तक आते आते वो इन्फ्लेट हो जाता है। एंड अब नॉर्मल आइडल टाइम की क्या ट्रीटमेंट है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट एंड इट इज इंक्लूडेड एज अ सेपरेट आइटम इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले तो बताओ ये एग्जाम्पल देखकर आपको ट्रीटमेंट समझ में आ रही है?
यही ट्रीटमेंट जब मटेरियल चैप्टर आएगा तो शॉर्टेज नाम हो जाएगा, इन जनरल बाकी चैप्टर आएंगे तो लॉसेस नाम पड़ जाएंगे। आपको हमेशा याद रखना है दैट नॉर्मल लॉसेस की कोई वैल्यू नहीं निकाली जाती, उसका कॉस्ट बर्डन रिमेनिंग यूनिट्स पे डाल दिया जाता है, वेयर अब नॉर्मल लॉस यूनिट्स की वैल्यू निकाली जाती है एंड सच वैल्यू इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल काउंट। अब अच्छा, काउंट सब्जेक्ट में भी आई थिंक मोस्ट लाइकली साहिल सर आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। वो मैंने जैसे आपको प्याज बोल दिया विच इज रियल लाइफ स्टोरी एक्चुअली, सर पता नहीं शायद किसी और चीज का एग्जांपल देते हैं, बट एग्जांपल वही चल रहे हैं। हाँ जी, किसका देते हैं? सजल आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, देते हैं, सिमिलर चीजें चल रही। चलिए जी, अब मूविंग टू प्रॉपर क्वेश्चन जी, मूविंग टू प्रॉपर क्वेश्चन जिसमें हमारे पास ट्रीटमेंट की बात आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 days in a week and 8 hours each day, a worker is paid at the rate of 100 per day basic plus DA 120% of the basic. He is allowed to take 30 minutes off during his hour shift for meals break and 10 minutes recess for rest. During a week, his card showed that his time was chargeable to job X, Y, and Z, 15 hours, 12 hours, and 13 hours. Time not booked was wasted while waiting for a job. ये क्वेश्चन की तरफ से एक हिंट मिल रहा है कि कुछ टाइम बुक ही नहीं हुआ। बुक करना मतलब टाइम शीट में भरना। टाइम शीट पूरी पूरी भरी नहीं जा सकी क्योंकि टाइम शीट भरी जाती है काम करने पर, एक जॉब को लेकर, जॉब ही नहीं थी करने को। तो मतलब ये टाइम क्या हो गया? अब नॉर्मल आइडल टाइम। अब इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर द वीक? शुरू से देखो, हम पूरे वीक की बात करने वाले हैं। एक वीक में टोटल अवेलेबल वर्किंग आवर्स कितने हैं? टोटल आवर्स पहले तो बताओ। एक वीक में 6 दिन है, हर दिन में 8 घंटे, टोटल कितना बन गया? 48। अब इस 48 की थोड़ी सी बाइफर्केशन बताना कि वर्कर को अलाउड है 30 minutes ऑफ फॉर मील्स ब्रेक एंड 10 minutes फॉर रेस्ट। टोटल दिन का कितना हो गया? 40 मिनट्स। दिन का 40 मिनट्स, हफ्ते का कितना हो गया बताना तो, आवर्स में कन्वर्ट करके बताना। 4 आवर्स बता रहे हो। 40 मिनट अगर रोज का है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करोगे, और ये रोज का है तो दिन में 6 दिन, तो अपने आप ही ये 4 पर आ जाती है। ये 4 आवर्स की डिस्क्रिप्शन क्या है? नॉर्मल आइडल टाइम। तो वर्कर से एक्सपेक्टेशन कितने आवर्स की है? 44। बट क्या वर्कर ने असली में 44 आवर्स ही काम किया? नहीं, चेक करो उनका जो जॉब कार्ड मतलब टाइम शीट, टाइम शीट तो टोटल कितने आवर्स की है? 40 आवर्स की है। तो जो बीच में ये 4 घंटों का गैप है, ये है अब नॉर्मल आइडल टाइम। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपसे ये है कि जो भी वेजेस पे की जा रही है वो बटेगी किस हिसाब से? बटेगी मतलब जॉब एक्स की कॉस्ट शीट में कितनी जाएगी, वाई की कॉस्ट शीट में कितनी जाएगी, जेड की कॉस्ट शीट में कितनी जाएगी, और कुछ ऐसी भी अमाउंट है जो किसी कॉस्ट शीट में नहीं जा रही है, कहाँ जाएगी? कॉस्टिंग पी एंड एल में। चलो जी, ये काम करके बताना है। पहले आप इफेक्टिव लेबर आवर्स पता कर लो। इफेक्टिव मतलब एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स 44। अब आप एक वेज रेट निकालो। कितना? ₹5 कैसे आ रहा है?
पर हम वीक का काम कर रहे हैं ना, ये इफेक्टिव आवर्स कौन सी ड्यूरेशन क्या है, फॉर अ वीक, तो न्यूमरेटर में वेजेस भी रखोगे फॉर अ वीक। यस। हाँ जी, वेजेस एंड डीए के अलावा तो और कुछ नहीं है, और कोई खर्चा तो नहीं है। ये बन जाते हैं आपके लिए ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, कितनी बन गई, 1320। इसको डिवाइड करेंगे इफेक्टिव लेबर आवर्स से, यानी कि 44 से। सो आपके पास इफेक्टिव वेज रेट पर आवर आ गया है। इफेक्टिव मतलब ले देकर कितना पड़ता है नेट, कितना, 30। ये है इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। हाँ जी, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर 30 तक सभी बच्चे पहुंच जाएं। अब ध्यान से सुनिएगा, रिकॉल करवा देते हैं नॉर्मल आइडल टाइम की हमने क्या ट्रीटमेंट की है। कि देखो बेटा, वैसे जो ये 1320 रुपए है, आइडियली ये पेमेंट जा रही है 48 आवर्स की, बट हमने इसको माना है 44 आवर्स के लिए। तो 4 घंटे यहाँ पर इंक्लूडेड है पेमेंट के लिए, तो वो 4 घंटों की पेमेंट भी जा रही है, बट उसका बर्डन हमने 44 आवर्स पे ही डाल दिया है। ठीक है जी, ये चीज है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इफेक्टिव वेज रेट पर आवर की नहीं थी, वो क्या थी, एलोकेशन ऑफ वेजेस की थी। तो हेडिंग डालो एलोकेशन ऑफ वेजेस। पर्टिकुलर्स आवर्स एंड वेजेस एलोकेटेड। पर्टिकुलर्स आवर्स एंड वेजेस एलोकेटेड, हाँ जी। जॉब एक्स में आवर्स कितने लगे, 15। तो वेजेस एलोकेट कितनी हो जाएंगी, 15 × 30, 450। जॉब वाई 12, 12 × 30, 360। जॉब जेड 13 × 30, 390। अच्छा, अब सभी बच्चे ध्यान से सुने, वैसे क्वेश्चन की तरफ से एक हिंट था कि कुछ टाइम हमारा वेस्ट हुआ था वाइल वेटिंग फॉर अ जॉब। अगर वो लाइन ना भी लिखी होती, आपको अपने आप पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कुछ अब नॉर्मल आइडल टाइम भी है। अपने आप कैसे पता करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इफेक्टिव लेबर आवर्स मतलब एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स। एक्सपेक्टेड लेबर आवर्स आइडली एक्चुअल लेबर आवर्स भी होने चाहिए। क्या देखो, ये तीनों मिलाकर 44 बन रहा है, नहीं बन रहा, कितना गैप आ रहा है, 4 आवर्स का। या एक ऐसे बात कर लो, लेबर कॉस्ट इनकर्ड शुड बी लेबर कॉस्ट एलोकेटेड। आपकी इनकर्ड है 1320, क्या एलोकेट कर चुके हो 1320, नहीं, कितना कितना गैप है, 1200। 1200, 120 रुपया, 120 रुपया गैप है। तो यहां से हिंट मिलता है कि देयर इज सम अबनॉर्मल आइडल टाइम। 4 घंटा एक बैलेंसिंग फिगर थी। फिर हमने बोला अब नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट क्या होती है, इसकी वैल्यू निकाली जाती है। वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जस्ट लाइक यू वुड वैल्यू अ गुड आवर। गुड आवर मतलब एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर। जॉब वाले आवर्स को जैसे वैल्यू किया, कैसे वैल्यू किया, 30 पर आवर के हिसाब से। अब नॉर्मल आइडल टाइम को भी सेम रेट पर वैल्यू करो। वैल्यू आएगी 120, ब्रैकेट में लिख देना, ये जाएगी कॉस्टिंग P&L में। हेंस आपके पास टोटल वेजेस एलोकेट हो चुकी हैं 1320। ठीक है जी, बताएं ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हुआ। ओके, चलिए। अब ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 7 विच इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन। कैनन में तो चलो होगा ही, बुक में भी है, नवंबर 2018 का। ये बेटा आप होमवर्क से ट्राई करके आएंगे, पर चीटिंग कुछ नहीं करनी कि हाँ हम आईसीआई के सजेस्टेड आंसर खोलकर बैठ जाएं। अपने लेवल पर जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वही कर कर आना। फंस गए तो प्रॉपर डिस्कशन होगी,
इसको लेकर कोई जल्दी नहीं है। वैसे ये क्लास में करवाया जाता है, बट मैं चाहती हूँ कि अब एक बार आप इसको देख कर आए घर से क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क में जा रहा है। ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी बता दिया है। आज की हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की डिस्कशन यहीं पर खत्म हो रही है। जो बच्चे कॉस्ट अकाउंटिंग वाले हैं, ईशा, मनीषा एंड मंशा, आप लोग जा सकते हैं। बाकी बच्चे रुकेंगे, बाकी बच्चे प्लीज रुकेंगे। एफएम से रिलेटेड बात करनी है एक दो। ओके जी। मंशा बाय बाय। ओके मैम।